अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन DBMS। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़े से पिछले जो जितने भी लेक्चर्स हैं उनका एक रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले जितनी भी डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको नेम ही एक्सप्रेस कर रहा है कि ऐसे फंक्शंस जो आपस में डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैथ वाली डिपेंडेंसीज नहीं होगी कि लाइक आपके पास एक फंक्शन है तो आप उस फंक्शन से दूसरे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, या आपके पास एक फंक्शन है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट को यूज़ करके आप दूसरे एलिमेंट की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो उससे पहले जो रिव्यू है वो ले लेते हैं कि किस तरह से हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, एक हमने आपको स्टार्ट मैंने करवाया था किससे, कि बेसिक डाटाबेस से। कंप्लीट A to Z कंसेप्ट जितना मैंने आपको दे सकता था आपको प्रोवाइड किया है। अब आपका काम है कि आप इसको किस तरह से रीड करते हैं, इसको किस तरह से सीखते हैं। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट थे इसके अंदर कंप्लीट पढ़े। उसके बाद स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन किए थे, आर्किटेक्चर्स। ठीक है, आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं। आर्किटेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि क्या कंसेप्ट यूज़ हो सकता है। मल्टीपल सर्किट्स है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है और सर्वर टू सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट टू क्लाइंट आर्किटेक्चर है। उसके अलावा इसके अंदर हमने एक और कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी कि स्कीमा क्या हो सकता है, इंस्टेंस क्या हो सकता है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था 2 टियर मॉडल, 3 टियर मॉडल। 3 टियर मॉडल के अंदर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने डिफ़ाइन किया था, उसको डिटेल में हमने देखा कि वो क्या चीज़ हो सकती है। आर्किटेक्चर्स के अंदर से कोई एक सवाल लाजमी आ जाता है। ठीक है, डेटाबेस की बेसिक डेफिनेशन और आर्किटेक्चर ये दोनों चीज़ें मर्ज हैं, तो आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स दोनों, इसको स्किप ना कीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया क्या चीज़, ER मॉडलिंग। ER मॉडलिंग के अंदर आपको A to Z इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसको डिज़ाइन करने का तरीका, इसके अंदर जो सिंबल्स यूज़ हो सकते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, कंप्लीट बताया था। इसके अंदर हमने रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, जिसको कार्डिनलिटीज़ का हमने नाम दिया था, 1 to 1, 1 to मैनी। ठीक है, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी एंड सो ऑन, जितने भी इसके अंदर रिलेशन यूज़ हो सकते थे। ER मॉडल के अंदर से एक सवाल आ जाता है लाजमी। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर करवाएंगी और आपका सब्जेक्टिव भी कवर करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो डिस्कशन हुई थी हमारी वो हुई थी किसके ऊपर, RDBMS मॉडल के ऊपर। इसको रीड करने के लिए आपको मैंने कुछ नोट्स शेयर किए थे, वो नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको कवर करने के लिए। उसके अलावा भी आपको बताया था कि RDBMS मॉडल, RDBMS के अंदर हमने देखा कि ये क्या है, प्योर मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं, टेबुलर फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, अब टेबल्स के अंदर हमने देखा कि एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, रो क्या हो सकती हैं, टपल्स, जो रो और टपल्स क्या होते हैं वो देखा हमने। ठीक है, रो और टपल्स बेसिकली सेम चीज़ है। और रिलेशंस को देखा, रिलेशन मीन्स टेबल्स को देखा, टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स बनते हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको देखा कि वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने इसके अंदर कीज़ को डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कीज़। कीज़ में आपको बताया कि वो कीज़ क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। ये कीज़ का कंसेप्ट, ये इन कीज़ का यूजेज आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप डेटाबेस डिज़ाइन करते हो। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइन तो हो गई है लेकिन उसको फुल फ्लैश डिज़ाइन नहीं किया गया। फुल फ्लैश डिज़ाइन करने के लिए किसी भी किस्म की अनोमली से बचने के लिए
हम क्या करते हैं कि इन कीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और इन कीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है? नॉर्मलाइजेशन के अंदर होती है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि डेटाबेस को हर डुप्लीकेट वैल्यू से, हर ऐसी वैल्यू जो कि टेबल के ऊपर या डेटाबेस के ऊपर इफेक्ट कर देती है, उससे पाक कर देता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से मूव करने से पहले इसके अलावा हमने ट्रांजैक्शन भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या हो सकती हैं, इसको रिकवर किस तरह से किया जाता है, ठीक है। रिकवरी टेक्निक्स और भी हैं, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डेटाबेस सिक्योरिटी हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ऑलमोस्ट और कुछ नहीं है, तो 70 to 80% जो पेपर है आपका वो इसमें से कवर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें सारी आपने कर ली हैं कंप्लीट। अब है नॉर्मलाइजेशन, बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन से मूव करने से पहले हमें जो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जो डेटाबेस के अंदर जो इश्यूज फेस करते हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। जिन इश्यूज को रिकवर करने के लिए, जिन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन डिज़ाइन किया, डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उससे पहले वो इश्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद आने वाले लेक्चर्स के अंदर नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इश्यूज से पहले हम क्या करते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को एक वो कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या चीज़ है? फंक्शन को मतलब डिफरेंट फंक्शन है वो आपस में किस तरह डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या उनकी वैल्यू चेंज करने से डेटाबेस के अंदर कोई इफेक्ट आता है? क्या उनकी वैल्यू ऊपर नीचे कर दें हम तो वो क्या वैल्यूज़ आपस में डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे के? तो ये सारे डिस्कशन आज के लेक्चर के अंदर हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, दो टपल्स, ठीक है, दो कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है। मैं एट्रीब्यूट का नाम x रख लेता हूँ और एक एट्रीब्यूट का नाम y रख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये क्या है, कंप्लीट एक रिलेशन है, एक टेबल है। क्या है मेरे पास? टेबल है। और टेबल रिलेशन क्या है? x जो है वो सबसेट है रिलेशन का, ठीक है, और y भी सबसेट है किसका? r का। r मेरे पास क्या है? कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई टेबल है, ठीक है। टेबल आपको पता है कि क्या होता है, डेटाबेस के अंदर बता चुका हूँ आपको। x और y उस रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स कॉलम के नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x किसका सबसेट होगा? r का होगा। और y किसका सबसेट होगा? हमारे पास r का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल डाटा फीड करवाया गया है, a b c d, इनके अक्रॉस कोई ना कोई वैल्यू है, 1 4 5 6, ठीक है। ये T1 का नाम दे देता हूँ मैं, T2 T3 एंड सो ऑन। मल्टीपल मेरे पास क्या यूज़ हो रही हैं, छोटा टी कर लेते हैं, बड़े टी को वो टेबल से डिनोट कर दें, ठीक है। टपल्स, डिफरेंट टपल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब बेसिकली है क्या चीज़, ठीक है। अब है क्या चीज़ कि ए बी सी डी मेरे पास सिंपल एक डाटा है और 1 4 5 6 चीज़ की वैल्यूज हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर वाई के ऊपर 1 है तो इस पूरे रिलेशन के अंदर, इस पूरे टेबल के अंदर ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। दोबारा सुन लें सिंपल वर्डों में, अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो क्या होगा कि ए की वैल्यू 1 जो है, ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं यहाँ पर। दोबारा सुन लें, एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझने के लिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या करती है, क्या कहती है कि अगर ए की वैल्यू टेबल के अंदर 1 है तो उस पूरे टेबल के अंदर ए की वैल्यू ज़रूरी है कि हर जगह पे 1 होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, फंक्शन डिपेंड कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ कर देता हूँ एक, यहाँ पे दोबारा ए कर देता हूँ, ए की वैल्यू 1 भी है, ए की वैल्यू 4 भी है। अब आपको मैं कहता हूँ कि x के ज़रिए आप मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं, पजल हो जाएंगे यार, y की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ रही है, मेरे पास t1 पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, t2 पे मेरे पास वैल्यू 4 आ रही है, तो क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। ये इश्यूज हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, डेटाबेस को डिज़ाइन करते वक्त, कॉन्फ़िगर करते वक्त, ठीक है, उसके रिकॉर्ड्स जो इंसर्ट करते वक्त काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इन गलतियों की वजह से, ठीक है। समझ आई है डाटा फंक्शनल डिपेंडेंसीज की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपको बताऊंगा इसको फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। अभी बेसिक कंसेप्ट लें फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या चीज़, ठीक है। मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है, ये वैल्यू तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या मैं ये वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा, नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 1 आ गई है तो ठीक है, ये वैल्यू भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, ए की वैल्यू अगर 1 है वो वैल्यू रिपीट हो सकती है, लेकिन उसका वेरिएबल अगर चेंज हो जाए, वो वैल्यू तब तक रिपीट हो सकती है जब उसका वेरिएबल चेंज हो जाए। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू t1 के ऊपर 1 है तो वो उसके अंदर 1000 अगर टपल्स हैं तो ए की वैल्यू टपल नंबर 50 पे जाए तो वहाँ पे अगर वो वैल्यू चेंज हो गई है, इट मीन्स कि आपकी डेटाबेस कोलैप्स कर गई है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इशू क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना पड़ता है t1 पे अगर मेरे पास वैल्यू ए के ऊपर 1 आ रही है तो उस पूरे टेबल के अंदर 1000 टबल्स भी हों मेरे पास, तो हर टेबल के ऊपर कहीं भी अगर ए की वैल्यू आती है तो वो मस्ट बी 1 हो, ओके। इसको और ज़रा अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं एक डेफिनेशन के ऊपर कि वो किस तरह से हो सकता है। ये क्या है, t1 है, ये मैंने क्या कर दिया, t2 कर दिया, ठीक है। आपको मैंने नहीं कहीं मिटा दिया मैंने, x मेरे पास सबसेट है किसका, r का, रिलेशन है, y मेरे पास सबसेट किसका है, r का, रिलेशन है, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है, इफ जो t1 ऑफ a है या फिर x मैं कह देता हूँ, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू t2 ऑफ t1 ऑफ y, सॉरी, ठीक है। ये वैल्यू लाजमी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर t2 है मेरे पास तो वो भी मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू होल्ड नहीं होगी इट मीन्स कि आपकी डेटाबेस के अंदर कोई इशू आ सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि अगर x डिपेंडेंट कर रहा है y के ऊपर, ठीक है। अब ये x जो डिपेंडेंसी है y के ऊपर, ये इस तरह से नहीं है कि जो मैथ के अंदर होती है, लाइक x की वैल्यू को यूज़ करके हम y की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। ये बेसिकली डाटाबेस के अंदर जो कंसेप्ट है कि x की वैल्यू के ज़रिए हम y की वैल्यू को सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इन वैल्यू का पता है, ठीक है, और भी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास क्या है कि सिंपल एक टेबल बना हुआ है, इसके अंदर क्या डिफरेंट टबल्स है मेरे पास, लाइक यहाँ पे एक रोल नंबर है मेरे पास स्टूडेंट का, ठीक है, ये मेरे पास क्या नेम है, ये मेरे पास क्या क्लास है। तो मैं सिर्फ रोल नंबर के ज़रिए क्या करता हूँ कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस रिकॉर्ड को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसको भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या मैं नेम के ज़रिए फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि नेम मेरे पास क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। कंसेप्ट वही चीज़ आ गई है कीज़ का, ठीक है, कीज़ का कंसेप्ट इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन समझाने की बात यह है कि फंक्शन डिपेंडेंसी बेसिकली क्या चीज़ है, डिपेंडेंट जो है वो किस तरह फंक्शन होते हैं, आपस में रिलेट किस तरह से कर रहे हैं कि x की वैल्यू को यूज़ करके मैं y की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का कंसेप्ट है, ओके। तो ये डेफिनेशन आपको बता दिया है कि किस तरह है कि अगर x और y हमारे पास दो सिंपल एट्रीब्यूट्स हों, दो वैल्यूज़ हों, उसके अंदर सब वैल्यूज़ हैं हमारे पास, a के ऊपर b है और a के ऊपर भी दोबारा b है, तो ये वैल्यू लाजमी होल्ड करनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ सकती हैं। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स आती हैं
कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऐसी होती है जो ट्रिवियल होती हैं और कुछ नॉन ट्रिवियल होती हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल अल्फ़ा बीटा दो वैल्यूज़ हैं, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने बना दिया है बीटा की, या फिर और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ अल्फ़ा की, तो इट मीन्स के इसके अंदर हमें देखें कि अल्फ़ा और बीटा तो ऑलरेडी बैक एंड पे गिवन है, तो उसकी वैल्यू दोबारा हम कंप्यूट करें, दोबारा सर्च क्यों कर रहे हैं, वो दोबारा डिपेंडेंट क्यों बन रहा है, ज़रूरत तो नहीं है। इसके अंदर हमें कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर नहीं हुई, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल। अगर नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और गैमा कर दूँ अगर, तो मेरे पास ये जो न्यू फंक्शन है ये मैंने क्या किया, एक्सप्लोर किया इस प्रॉपर्टी के ऊपर। इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन ट्रिवियल है। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर कंसेप्ट जो है वो है डिटर्मिनेंट का और डिपेंडेंट का, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के, ये हमेशा होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट DTR लिख देता हूँ मैं, और ये मेरे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट, ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये वैल्यू कभी भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ओके। ये कंसेप्ट है बेसिक किसका, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। अब कुछ अनोमलीज की बात करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज का तो आपको पता चल गया कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट क्या है, उसके अंदर जो कीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ जाता है। वो इश्यूज़ कौन से हैं, वो अनोमलीज कौन से हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अनोमलीज का सामना करना पड़ता है हमें किसके अंदर, फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो काफ़ी टेबल्स ऐसी होती हैं, ठीक है, काफ़ी रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ओके। तो अगर किसी एक चीज़ को अगर हम डिलीट करें, ठीक है, तो पूरी डाटाबेस क्या होती है, चेंज होती है, और पूरी डाटाबेस को हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है, एक रिलेशन है, इसमें रोल नंबर 1, ठीक है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, नेम 1, नेम 2, नेम 3, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो ऑन। अब ये रिकॉर्ड पूरे डाटाबेस के अंदर कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, रिपीट हो सकता है, ठीक है। रिपीट होने का मतलब क्या है कि मल्टीपल टेबल्स मेरे पास बने हुए हैं डाटाबेस के अंदर, मल्टीपल रिलेशंस बने हुए हैं मेरे पास एक टेबल के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ रहा है R1 के अक्रॉस N1 है और C1 है, तो अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात हुई थी कि पूरे डाटाबेस के अंदर ये वैल्यू मेरे पास सेम रहनी चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास क्या सेम रहनी चाहिए। अब जब मैं इस वैल्यू को डिलीट करने लग जाऊँ, मैंने इसको वैल्यू को डिलीट कर दिया, ठीक है, डाटाबेस मेरे पास कंप्लीट बनी हुई है, तो हर टेबल के ऊपर जाकर मुझे ये जो वैल्यू है ये डिलीट करनी पड़ जाएगी। मेरे लिए इशू क्रिएट हो गया। डाटाबेस अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, 10, 12, 15, 50 रिकॉर्ड समझ आती है, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बढ़ गए, टेबल्स बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन अगर ये चीज़ का इशू अगर हो जाता है डाटाबेस के अंदर, तो खुद सोचें कि R1 के अक्रॉस मुझे N1 भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे C1 भी चेंज करना पड़ेगा। अगर ये एंट्री मैं कंप्लीट डिलीट करता हूँ तो हर टेबल के अंदर जाके पूरी डाटाबेस के अंदर जाकर मुझे हर ये एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, ये रिकॉर्ड मुझे रिमूव करना पड़ेगा। मेरे लिए इशू क्रिएट हो गया। क्या हो गया? डिलीशन अनोमली, ठीक है। अब इसी तरह मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने की बात करता हूँ, ठीक है, कोई रिकॉर्ड मॉडिफाई करने की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल R1 की जगह मैंने इधर कर दिया जी नेम N2 कर दिया, ठीक है, मैंने क्लास 2 कर दिया, या इधर 1 था तो मैंने क्या किया 1.5 कर दिया, क्लास 1 थी तो मैंने इधर क्या कर दिया 1.5 कर दिया इधर भी। अब ऑब्वियसली वही बात है
कि R1 के अक्रॉस मुझे किसी टेबल के ऊपर 1 और N1 और C1 रिकॉर्ड मिल रहा है, लेकिन मैं दोबारा जब कहीं और जाके चेक करता हूँ डेटाबेस के अंदर तो मुझे 1.5 मिल रहा है। तो मेरे पास क्या है, इशू क्रिएट हो गया, इंसर्शन इशू क्रिएट हो गया, मॉडिफिकेशन इशू क्रिएट हो गया। अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ कोई ना कोई रिकॉर्ड, ठीक है, इस स्टूडेंट की टेबल के अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, कोई न्यू रिकॉर्ड, अगर ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है तो मुझे उस टेबल के अंदर जाकर भी, उस चीज़ के अंदर जाकर भी, डेटाबेस में कहीं भी अगर ये रिकॉर्ड रिलेट हो रहा है तो मुझे उस डेटाबेस के अंदर जाकर, उस जगह पर जाकर मुझे वो न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना पड़ेगा। अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ 1.5 के साथ तो हर वो रिकॉर्ड जो कि R1 से रिलेट कर रहा है, हर जगह पर जाकर मुझे वो चीज़ मॉडिफाई करवानी पड़ेगी। विदाउट नॉर्मलाइजेशन ये चीज़ें क्या आपको मतलब कि एक तरह का डेटाबेस का बेड़ा गर्क कर सकती है। द हेल ऑफ इश्यूज दीज 3 अनोमलीज इन डेटाबेस। अब इनको ख़त्म करने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए बहुत ही प्योर कंसेप्ट एक डेटाबेस के अंदर ब्यूटी आप जिसे समझ लें वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है कि डुप्लीकेशन वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता है। कोई ऐसी वैल्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं उनको उठा के अलग टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीपल टेबल को। फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन है क्या चीज़, एक डेटाबेस बनी हुई है आपके पास, कंप्लीट डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट एक सिंगल टेबल बना हुआ है, ठीक है। इसको रफ आइडिया से समझने की कोशिश करें कि ये क्या, मेरे पास सिंगल टेबल बना हुआ है, इसमें कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। एक ही डेटाबेस में हमने बेड़ा गर्क कर दिया उसका, उसके अंदर कोई रिलेशन, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई, कोई प्राइमरी की, सेकेंडरी की और कैंडिडेट की कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, कोई फॉरेन की नहीं बनाई हुई। तो इसके अंदर अगर इंसर्शन डिलीशन अप्लाई करने बैठ जाए तो बहुत ही ज़्यादा ओवरहेड अकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिले अकर हो सकता है डेटाबेस के अंदर। नॉर्मलाइजेशन क्या कंसेप्ट कहती है, इस टेबल मेन जो डेटाबेस है इसको ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, टेबल्स के अंदर, ठीक है। 1 बाय 1 उस टेबल पे हम क्या करते हैं, कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। उन टेक्निक्स को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट NF नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3 नॉर्मल फॉर्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती हैं। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जिसे हम BCNF कहते हैं, ठीक है। और इस तरह ऑनवर्ड इसके अंदर जो नॉर्मलाइजेशन है उसका कंसेप्ट चलता है। ये जो कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन को के ऊपर मूव करने से पहले ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ क्यों रहे हैं। सिंगल डेटाबेस भी तो हमारे पास है, हम क्यों अपने लिए कम्प्लेक्सिटी का डिज़ाइन कर रहे हैं, क्यों इतना अलग अलग चीज़ों को कन्फिगर कर रहे हैं। वो इसी वजह से कन्फिगर कर रहे हैं कि इन अनोमलीज की वजह से जो डेटाबेस के अंदर इशू कर हो सकता है, उस इशू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जब डिज़ाइन करते हैं तो इसके बाद जाती है फिजिकल डिज़ाइन के ऊपर, जिसके ऊपर इंडेक्सिंग की कहानी चलती है। अब डेटाबेस पे आपने रिकॉर्ड सेव तो करवा लिया, अब डेटाबेस को वापस रिट्रीव भी तो करना है, उस रिकॉर्ड को वापस देखना भी तो है आपने, वो कितनी जल्दी, कितना फास्ट वे में आपको वो रिकॉर्ड वापस शो होने लग जाए, ठीक है। आप किसी रिकॉर्ड को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो कितना फास्टली आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। इन चीज़ों का नाम है इंडेक्सिंग, इंडेक्स वैल्यू होती है, इसके अंदर भी काफ़ी कंसेप्ट है। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हमारी नॉर्मलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नॉवा हो चुकी होगी। इसको रीड कीजिए, इनकेस कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।